देखो आज का टॉपिक है अपना हीट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, और दूसरा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, इसको डिस्कस करना है अपने को। नीट के कोर्स में ध्यान से पढ़ोगे। देखो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हिंदी में बोलेंगे उदासीनीकरण, न्यूट्रल करना है। तो न्यूट्रल कैसे होगा? एसिड में बेस मिलाओ, एसिड का काम है एच देना, बेस का काम है OH देना। तो एक HIN एक OH को न्यूट्रल कर देगा, वाटर बन जाएगा। और एक जनरल इक्वेशन हमने पढ़ रखी है, एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो वाटर कहाँ से आता है? एसिड के HIN से, बेस के OH माइनस से। इतना क्लियर? अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं तुम्हें कहूँ कि HCl ले लो, NaOH ले लो, तो तुम कहोगे ठीक है HCl एक HIN देगा, NaOH एक OH देगा, तो कोई लड़ाई नहीं। लेकिन मैं कहूँ कि नहीं NaOH के साथ H2SO4 ले लो, तो लड़ाई शुरू, है ना। H2SO4 कहेगा मैं तो 2 HIN दूंगा, और NaOH अगर तुमने 1 मोल ले लिया तो वो 1 OH देगा, तो फिर हो गएगा मैं तो कंप्लीट न्यूट्रल हुआ ही नहीं। मैं 2 HIN दे रहा हूँ तो सामने वाले को डबल लाना चाहिए ना। तो हम फिर मोलारिटी पे बात करते नहीं, हम बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंस पे। ग्राम इक्विवेलेंस का मतलब नॉर्मेलिटी। जैसे तुम मोल निकालते हो, मोल कैसे निकालते हो? मास अपॉन मोलर मास, भार बटे अणुभार, मोल्स होते। सिमिलरली ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, भार बटा तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट मास। अब आप अटक जाओगे कि मोलर मास तो आता है, कोई पूछे H2SO4 का मोलर मास कितना है, तो हम कहेंगे 98। NaOH का मोलर मास कितना है? 40 होता है ना। एसिटिक एसिड का कितना होता है? 60। तो मोलर मास तो हमारे लिए बिल्कुल राइट हैंड का गेम है कि हाँ इसमें क्या है, हम तो आराम से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इक्विवेलेंट मास में आप फंस जाते हो, तो हम कहेंगे इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन A, B, C, V। A फॉर एसिसिटी, B फॉर बेसिसिटी, C फॉर चार्ज, और V फॉर वैलेंसी, जो मिल रहा है वैसे। जैसे NaOH, Na प्लस है, OH माइनस है, तो चार्ज तो एक ही है ना। तो मोलर मास डिवाइड बाय 1, तो इक्विवेलेंट मास और मोलर मास इसमें सेम रहेगा। लेकिन H2SO4 कितने HIN देगा? 2। तो एसिड की होती है बेसिसिटी, अम्ल की होती है क्षारकता, ठीक है। तो H2SO4 आपको 2 HIN देगा, तो आप कहोगे मोलर मास 98 है, लेकिन इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो 98/2 कितना होगा? 49। आई बात समझ में? तो मैं कहूँ ग्राम इक्विवेलेंट निकालो तो टेंशन नहीं करना है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास में क्या टेंशन करना है? मोलर मास डिवाइड बाय चार्ज, या HIN OH जो भी आपको मिल रहा है वो, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि भाई हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मुझे न्यूट्रल करना है, क्लियर। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा न्यूट्रलाइजेशन कब होगा? जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस मिलाऊं, है ना। अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, इसलिए मैं मोल्स लूंगी। भाई 1 मोल को 1 मोल न्यूट्रल करे, तुम कहोगे नहीं 1 मोल को 1 मोल न्यूट्रल हो ही नहीं रहा, कोई 2 HIN दे रहा है तो सामने वाला 1 ही मोल लाए, तो बैठेगा नहीं। तो हम नॉर्मेलिटी से बात करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट से बात करेंगे, वो अपने आप बैलेंस होके आता है। आगे बात समझ में? तो हम कहेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लो स्ट्रॉन्ग एसिड, 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या ले लो? स्ट्रॉन्ग बेस। ग्राम इक्विवेलेंट को हिंदी में बोलेंगे ग्राम तुल्यांक, ठीक है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड में 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और जो हीट निकलेगी दैट विल बी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, क्लियर। अब ये फिक्स होती है, याद रखनी है आपको, है ना। हीट मिलेगी, सिस्टम से हीट बाहर आएगी, तो साइन क्या होगा? नेगेटिव। हीट बाहर आ रही ना सिस्टम से, तो साइन क्या होगा? नेगेटिव। 1 मोल या 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट पे हीट कितनी आएगी? माइनस की 13.6 किलो कैलोरी। अब 1 कैलोरी में जूल कितने होते? 4.2। 1 कैलोरी में कितने जूल होते? 4.2, एग्जैक्टली 4.18, है ना। और 4.2 लमसम लेते हैं, तो ये लगभग 57.2। अब कहीं 3 लिखा है, 4 लिखा है, तो वो डिपेंड भी, आप 4.2 ले रहे हो, 4.18 ले रहे हो, उस हिसाब से, ठीक है। तो हम 57 का फिगर लेके चलेंगे, क्लियर। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड में 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस मिलाओगे, न्यूट्रलाइजेशन होगा, हीट कितनी निकलेगी? माइनस का 13.6 किलो कैलोरी, या माइनस का 57.2 किलो जूल। इसको पक्का याद रखना है, इसका कोई इलाज नहीं, क्लियर। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखी? स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या मिलाया? स्ट्रॉन्ग। अब एक भी कुछ गड़बड़ करी तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि तुम कह रहे हो अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, तो ठीक है मैडम 13.6 हो गया, है ना। अगर एक भी वीक हुआ तो न्यूट्रल तो होगा, जितना हो गई। एक स्ट्रॉन्ग है, एक वीक है ना, न्यूट्रलाइजेशन तो होगा, ठीक है। अब वो जितने HIN देगा वो पूरा ही न्यूट्रल होगा, उसको ये भी नहीं कह सकते आधा ही न्यूट्रल हो, आधा कैसे न्यूट्रल होगा? HIN दे रहा है, सामने वाला वो HIN देगा,
है ना। और स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में वीक वाला भी एच देना शुरू कर देता है। बहुत बार क्या होता है, पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, उसके साथ में जो नहीं पढ़ने वाला होता है वो भी पढ़ना शुरू कर देता है। तो स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में वीक क्या करता है, अपनी पर्सनैलिटी में चेंज ले आता है, वो एच देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो देखो आपका आंसर जो होगा दैट विल बी लेसर देन 13.6, क्योंकि दो स्ट्रॉन्ग थे, दो पढ़ने वाले थे, दो रिजल्ट थे, लेकिन एक ही पढ़ने वाला है, एक उसको देख देख के पढ़ रहा है, तो उतना अच्छा रिजल्ट थोड़ा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, लेसर देन 13.6, याद रखेंगे। और इससे ज़्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो स्ट्रॉन्ग पर्सन लाए हो तो हो गया ना आंसर 13.6। माइनस का क्यों, क्योंकि हीट निकल रही है। ठीक है, अब मैं कहूँगी नहीं ना, एसिडिक एसिड में मैंने NaOH मिलाया और मेरे को है ना 10.6 हीट मिली, माइनस का 10.6 किलो कैलोरी मुझे हीट मिली, तो तुम कहोगे एसिडिक एसिड तो वीक एसिड है, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। वैसे तो मुझे मिलनी चाहिए थी माइनस की 13.6, पर मुझे मिली कितनी, माइनस की 10.6, तो बीच की 3 कहाँ गई। एसिडिक एसिड वीक था, उसको भी तो HIN देने के लिए इंस्पायर करा, आई बात समझ में, तो उसको HIN देने के लिए इंस्पायर करा, वो तो दे ही नहीं रहा था, वीक एसिड क्यों HIN देगा। वीक का मतलब ही क्या है, जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता है। आपने कहा थियरी में क्या पढ़ा कि नहीं, स्ट्रॉन्ग वाला जो है ना वीक को देख देख के आयोनाइज्ड होना शुरू करेगा, तो मांगेगा तो सही, हीट तो मांगेगा, तो वो है हीट ऑफ आयोनाइजेशन। तो आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बीच का डिफरेंस पे सवाल बनेगा, है ना। एग्जामिनर कहेगा एक स्ट्रॉन्ग एसिड में एक वीक बेस मिलाया और मुझे तो है ना 55.2 किलो जूल हीट ही मिली, तो बीच की 2 किलो जूल कहाँ गई, तो तुम कहोगे जो वीक बेस था उसको आयोनाइजेशन तो हमने करवाया, वो कौन सा आयन दे रहा था, तो वो हीट ऑफ आयोनाइजेशन में कन्वर्ट हुई। अब साइन माइनस रखोगे कि प्लस, प्लस, क्योंकि आपको तो देनी पड़ी, आप वो स्ट्रॉन्ग है, वो तो दे ही नहीं रहा था, तुमने कहा ले थोड़ी हीट ले ले, अब तो दे दे OH, तो तुमने सिस्टम को हीट दी। थर्मो के रूल पहले ही पता है, अगर मिला तो नेगेटिव और आपका गया तो पॉजिटिव। हीट हमने दी ना, उसको आयोनाइजेशन के लिए हमने क्या करा, हीट दिया, उसको इंस्पायर करा, तो हीट ऑफ आयोनाइजेशन विल बी 2 किलो जूल पर इक्वलेंट या पर मोल, जो भी आपको दे। आ गई बात समझ में, क्लियर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक नीट का, ध्यान रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये 2 डेटा याद रखने। अब देखो, मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछा कैलकुलेट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इतना ग्राम H2SO4 है, इतना ग्राम NaOH। डेटा तुम्हें याद है 1 ग्राम इक्विवेलेंट पे कितना आता है, माइनस का 13.6। अब तुम्हारे पास जितने ग्राम इक्विवेलेंट है पहले चेक कर लो, ठीक है ना। हमारा तो डेट फिक्स है ना, इतना इतना होना चाहिए, इतना पे इतना होना चाहिए, तो हम इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बताया है ना, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, भार बटा तुल्यांक की बार। ठीक है, तो तुम कहोगे कि H2SO4 का मास तो 19.6 है, ठीक है। इक्विवेलेंट मास H2SO4 का मोलर मास कितना, 98। HIN कितना देगा, 2, तो इतना तो मन में कर लेना, 98 डिवाइड बाय 2 करना है, कितना हुआ 49। तो मैं कहूँगी 19.6 डिवाइड बाय 49, सही। अब NaOH का तो क्या ही फर्क पड़ना है, एक ही OH देना, तो इसका मोलर मास इक्विवेलेंट मास क्या है, सेम। ठीक है, आपको एग्जाम में लिख के तो करना नहीं है ना, तो आधा क्वेश्चन मन में ही सॉल्व करोगे। अब इसके इक्विवेलेंट निकालो, 10/40, तो ये तो आया 0.25 और ये कितना है 0.4 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ फिर डंटा है ना, एक तो होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट दे दो, हम काम चला लेंगे। आप कह रहे हो ये तो है 0.25, ये है 0.40, मतलब ये तो 25 आया, ये 40 आया, तो मैं क्या करूँ, 25 को 25 न्यूट्रल करेगा, 40 से तो बड़ा रहेगा, हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था ना लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, जो कम पड़ता है वही आंसर को क्या करता है, डिसाइड करता है, ऑब्वियस है ना। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये डिसाइड करेगा, तो हम कहेंगे ठीक है। तो 0.25 ग्राम इक्विवेलेंट से, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट से, ठीक है। तो इसके 0.25 को तो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, बचेगा कितना 0.15। मान लो तुमसे पूछ लिया कि फाइनल सॉल्यूशन का नेचर क्या है, तो फाइनल सॉल्यूशन में तो एसिड पड़ा है, तो फाइनल सॉल्यूशन का नेचर क्या है, एसिडिक। फाइनल सॉल्यूशन की पीएच क्या है, तो पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ HIN, तो फिर तुम्हारे पास ग्राम इक्विवेलेंट पड़े ना, फाइनल सॉल्यूशन में यूज करो इसको, ठीक है। फिलहाल मेरा क्वेश्चन है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो मैं कहूंगी भाई 0.25 ग्राम इक्विवेलेंट ही न्यूट्रलाइज हुए, तो एक का आंसर कितना है 13.6, 13.6 है माइनस का, है ना। तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकाल, तो तुम कहोगे ठीक है,
हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए तो आ रही थी कितनी, माइनस की 13.6, मेरे पास तो 0.25 ये, और आगे डेटा क्या लिख दो, किलो कैलोरी। सही है, पर मोल पर जूल कुछ भी नहीं, पर मतलब इक्विवेलेंट कुछ भी नहीं, बस सीधा आंसर। क्लियर है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट पे हमने बोला है। समझ में आ गया कैसे करना है? 3 सवाल बन सकते थे, है ना। नेचर ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तीनों क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, 100 ml 0.1 m HCl और 150 ml 0.1 m NaOH। ठीक है, और यहाँ मैंने इसको 0.1 मोलर को 0.1 नॉर्मल कर दिया। क्यों? क्योंकि HCl तो एक ही HIN देगा, तो जो एक ही HIN दे रहा है उसमें क्या मोलरिटी, क्या नॉर्मेलिटी, सेम। एक से ज़्यादा होता है तो चेंज होगा। ठीक है, सिमिलरली NaOH क्या कर रहा है, एक ही OH देगा, तो मोलर लिखो चाहे नॉर्मल लिखो, हमारे को फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर। और वैसे रिलेशन बताया था मैंने तुम्हें, नमस्ते वर्षा, है ना। नमस्ते मतलब नॉर्मेलिटी, म मतलब मोलरिटी। ठीक है, तो नमस्ते और वर्षा, वर्षा मतलब वैलेंसी। ठीक है, अब वैलेंसी लिखो, यहाँ एसिसिटी लिखो, बेसिसिटी लिखो, चार्ज लिखो, कुछ भी लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो हम कहेंगे फिलहाल तो यहाँ एक ही आ रहा है, तो यहाँ नॉर्मेलिटी बोलो, मोलरिटी बोलो, एक ही। और वैसे भी मुझे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट करना है ना, तो मुझे इक्विवेलेंस से सॉल्व करना है ताकि टेंशन ना हो। ठीक है, अब मैं कहूँगी कि ओके चलो इक्विवेलेंस निकालो। तो देखो मैंने तुम्हें क्या बताया, इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, किस में, मिलीलीटर में। ठीक है, और इनटू क्या कर दूं, 1000 और वॉल्यूम। सही। अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो गया, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो गया, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ही तो आया। इसी को ही तो बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंस। ठीक है, वॉल्यूम मिलीलीटर में हो तो 1000 ले लेना, लीटर हो तो मत छेड़ना। आई बात समझ में? तो कहेंगे ओके ठीक है भाई। फिलहाल आप चलो यहाँ इक्विवेलेंस निकालो, तो मैं कहूँगी N1V1 इक्वल्स टू N2V2, है ना। अब यहाँ ml में तो मिली इक्विवेलेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मिली इक्विवेलेंस निकालो, मिली मतलब वॉल्यूम मिलीलीटर में और कुछ भी नहीं, तो मिली इक्विवेलेंस का फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, ml। ठीक है, और वापस अपन 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सेट हो जाएगा वो तो। ठीक है, तो देखो हम कहेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंस है 0.1 इंटू 100, और वहाँ पे कितने हैं 0.1 इंटू 150, तो यहाँ तो कितना हुआ 10, यहाँ कितना हुआ 50। 10 को 15 तो न्यूट्रल करेगा नहीं, 10 को कितना न्यूट्रल करेगा 10, बचेगा कितना 5, तो 5 मिली इक्विवेलेंट, रिमेनिंग मिली इक्विवेलेंट किसके हैं, NaOH। कितने बचे हैं 5। सही। इससे तुम पीएच पीओएच बहुत कुछ निकाल सकते हो। फाइनल सॉल्यूशन की नेचर बेसिक है क्योंकि ये पढ़ा है, ये तो आपका खत्म हो गया, न्यूट्रल हो गया, ये तो पूरा ही। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि देखो ये 10 क्या है, 10 मिली इक्विवेलेंस है। मुझे तो इक्विवेलेंस चाहिए थे, यहाँ ग्राम इक्विवेलेंस चाहिए थे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करो। ठीक है, तो हम कहेंगे 10 डिवाइडेड बाय 1000। भाई मिली हटाना है तो 1000 से डिवाइड करो, मिली लगाना है तो मल्टीप्लाई कर लो, तो ये मेरे पास आया कितना 0.01। ठीक है, इक्विवेलेंस आ गया, ग्राम इक्विवेलेंस आ गया, है ना। अब मैं क्या करूं, तो मुझे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालनी। ठीक है, तो एक पे कितनी थी, माइनस का 13.6, 0.01 पे कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी किलो कैलोरी। आ गई बात समझ में, कोई डाउट नहीं। क्लियर। पहले न्यूट्रल करो, खत्म करो, है ना। अब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये है ना, क्योंकि ये 10 है तो ये 15 लाए तो भी क्या काम आएगा, 10 पे 10 ही न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो 10 मिली इक्विवेलेंट। क्लियर। और मिली हटाना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, 0.4 मोल H2SO4 और 0.6 मोल NaOH। तो हम कहेंगे नहीं, अब मोल से तो मतलब नहीं है क्योंकि अब ये 2 HIN देगा, फिर वो एक ही OH देगा, तो कैसे बैठेगा। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं।
है ना, या ग्राम इक्विवेलेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे जो मोल होगा उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। अब n फैक्टर में बोले ना मत, n फैक्टर मतलब वो ABCV, ठीक है, ABCV, एसिडिटी, बेसिसिटी, चार्ज, वैलेंसी, जो भी है, ठीक। तो अब देखो एक तरफ आपके चल रहा है H2SO4, एक तरफ क्या चल रहा है NaOH, ठीक है भाई, एक तरफ H2SO4 है, एक तरफ NaOH। अब देखो H2SO4 के मोल कितने हैं 0.4 और n फैक्टर कितना है 2 H देगा। NaOH में आओ, मोल कितने चल रहे हैं 0.6, n फैक्टर कितना है 1, ठीक है। तो अब यहाँ कितना हो गया 0.8, यहाँ कितना हुआ 0.6, ठीक है, ये इक्विवेलेंस है। अब 0.6 पे 0.6 ही तो न्यूट्रल होगा, बचेगा कितना 0.2, तो मैं कहूँगी भाई ये बचेगा, है ना। रिमेनिंग क्या है 0.2, इक्विवेलेंस किसके पड़े हैं H2SO4 के, ठीक है। रिमेनिंग सॉल्यूशन आपका एसिडिक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देख लो न्यूट्रल कितना हुआ 0.6, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकाल दो, क्या करें, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या करोगे 0.6 मल्टीप्लाई विद माइनस का 13.6, बोलो सही, समझ में आ गया। बस इसको मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर देते रहो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1 m HCl and 1 m H2SO4 are neutralized by excess NaOH solution and x and y kilojoule of heat is liberated, relation between x and y, ठीक है। अब देखो HCl को मैंने न्यूट्रल करने की सोची, किसके साथ NaOH, ओके। अब HCl 1 मोलर है चाहे 1 नॉर्मल, एक ही बात है ना। और ये भी कितना खर्च हो जाएगा इस पे 1 नॉर्मल, ये तो दिया नहीं है तो मान लेती हूँ, आपने एक्सेस लिखा है तो 1 पे खर्चा तो 1 का ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे हीट जो मिलेगी वो मुझे मिलेगी कितनी माइनस की 13.6 किलो कैलोरी, है ना, यहाँ किलो जूल पूछा है तो माइनस का 57 पॉइंट, उससे क्या फर्क पड़ेगा, चलो ठीक है, किलो जूल, इसको मान लिया आपने x, ओके। अब ये कह रहे हैं नहीं 1 m H2SO4 लिया आपने, तो इसको भी आपने न्यूट्रल करा, ठीक है। तो 1 m H2SO4 नॉर्मेलिटी में कितना हुआ, बोलो नॉर्मेलिटी क्या होती है मोलरिटी इंटू n फैक्टर, है ना। तो आपके पास मोलरिटी कितनी है 1, तो नॉर्मेलिटी कितनी हुई 2, नॉर्मेलिटी कितनी हुई 2 ही ना। नमस्ते वर्षा होता है ना, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर, तो तुम कह रहे हो मोलरिटी तो मेरे पास कितनी आई 1 और n फैक्टर कितने चयन देगा 2। तो अब अगर ये 2 इक्विवेलेंस है ना, या 2 नॉर्मल है, तो ये भी कितना लेना पड़ेगा 2 नॉर्मल, और आपने यहाँ लिमिट तो दी नहीं, आपने कहा ले लो जितना चाहिए उतना ले लो, बड़ा है तो ठीक है। तो अब अगर यहाँ न्यूट्रलाइजेशन होगा तो हीट 57.2 ही होगी क्या, डबल होगी। ये तो एक इक्विवेलेंट का आंसर है ना, आपका आंसर तो क्या है डबल है ना। तो आप कहोगे भाई ये जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ये तो मेरी डबल चलेगी, 57.2 इंटू 2, इसको हम y बोलेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू x की डबल है ना। 57 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 57 की जगह क्या लिख दूँ x लिख दूँ, तो x इंटू 2 इक्वल्स टू y, तो 2x की वैल्यू y के बराबर है, या y इक्वल्स टू 2x। आगे बात समझ में क्लियर, कोई डाउट नहीं। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पकड़ लो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड में 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस मिलाऊंगा तो माइनस 13.6 या माइनस का 57.2 किलो जूल हीट मुझे मिलेगी। अब आपने कुछ भी गड़बड़ करी तो आंसर इसमें कैलकुलेटिव पार्ट चेंज होता जाएगा, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, which of the following acid will release maximum amount of heat when completely neutralized by strong base। सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी, मिलाया तो मैंने तो स्ट्रॉन्ग बेस मिला दिया। अब तुम कहोगे कि 1 m HCl, तो 1 m मतलब 1 नॉर्मल ही हुआ, तो ठीक है। अगर आप 1 नॉर्मल मिलाओगे और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाओगे तो मेरा आंसर तो फिक्स है, माइनस 13.6, यहाँ तो 13.6। यहाँ देखो 1 m HNO3 एक ही HN देगा, तो इसकी नॉर्मेलिटी मोलरिटी क्या हुई सेम, तो हम कहेंगे 1 m, यहाँ पे भी 1 n ही है, और HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ पे मेरा आंसर तो माइनस का 13.6,
बराबर हो गया 1m HClO4, क्या नाम इसका, पर क्लोरिक एसिड, क्या नाम इसका, पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, सबसे आज तक जितने भी एसिड पढ़े ना सबसे तेज ये पड़ता है। ठीक है, अब हम कहेंगे ठीक है ना, ये भी तो एक ही HN देगा, तो 1m बोलो चाहे 1n बोलो, और है तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड, और आंसर तो फिक्स है 13.6। ठीक है, अब ये 1m H2SO4, तो 1m मतलब नॉर्मल कितना, 2 है ना, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, कितने HN देगा 2, तो इसका एन फैक्टर तो 2 है ना, तो मैं कहूँगी 1 नॉर्मल नहीं है भाई, ये तो 2 नॉर्मल है, और 2 नॉर्मल है और वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मेरा आंसर यहाँ -13.6 इंटू 2, तो फिर हाईएस्ट पूछ रहा है वो, तो हाईएस्ट किस में मिलेगा, यहाँ क्लियर है ना, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारे पास हीट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, हीट ऑफ सोल्यूशन देखो, एक तो होता है हाइड्रेटेड फॉर्म में आना, है ना, हाइड्रेटेड फॉर्म में आना, और एक होता है हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं आना। जैसे तुमने नाम सुना ब्लू वाइट्रियोल, नीला थोथा, ब्लू वाइट्रियोल, ब्लू वाइट्रियोल होता है CuSO4.5H2। ठीक, तो भाई कॉपर सल्फेट कहता है भाई मुझे तो 5 वाटर मॉलिक्यूल मेरी फैमिली है, तो मैं पानी में जाऊंगा तो पहले अपनी फैमिली से मिलूंगा, पहले मेरे को जो 5 वाटर मॉलिक्यूल मेरे को प्यार है पहले मैं उनके साथ CuSO4.5H2 बनाऊंगा। ठीक, तो आपने क्या किया, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट था, आपने कहा पानी में मिला लेता हूँ, तो पानी में गया है ना, लेकिन इसकी फैमिली क्या है, 5 वाटर मॉलिक्यूल है, तो ठीक है पहले इन 5 से मिलेगा, और अब क्या हो गया CuSO4.5H2। तो ये हीट ऑफ सोल्यूशन नहीं, ये तो अभी भी सॉलिड फॉर्म में ही है, और इसने अपने 5 वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ लिया। आई बात समझ में, इसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लू हो जाता है, तो ये हीट ऑफ हाइड्रेशन है, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आया। आई बात समझ में, जल योजन ऊष्मा, इसको हीट ऑफ सोल्यूशन नहीं बोलेंगे। सोल्यूशन का है, सोल्यूशन मतलब बाढ़ आई हुई पानी की, है ना, सोल्यूशन मतलब क्या है, खूब सारा पानी है, तो खूब सारा नहीं है, आपने सिर्फ इसको किस में कन्वर्ट किया है, हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब मैं कहूँगी नहीं हीट ऑफ सोल्यूशन बताओ, तो हम कहेंगे कि भाई अब ये पहले तो अपनी फैमिली से मिलेगा तो ये बनाएगा CuSO4.5H2। अब तुम कहोगे नहीं एक्सेस वाटर और पानी मिला दो, तो ये और पानी मिलाओगे तो ये CuSO4 एक्वस, मतलब कॉपर +2 अलग हो चुका है, SO4-2 भी अलग हो चुका है, वो हीट ऑफ सोल्यूशन है। आई बात समझ में, तो ये हर एक में हो ऐसा जरूरी नहीं, भाई हर एक को हाइड्रेटेड फॉर्म में थोड़ा आना है। जैसे मैं पानी में NaCl मिलाऊं तो NaCl हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं आता है। आई बात समझ में, मैं KCl मिलाऊं तो KCl.H2 थोड़ा ना बनता है, तो जो अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में आएगा, भाई हर एक की फैमिली नहीं है, जिसकी फैमिली है वो फैमिली से मिलेगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, वो अपनी कंट्री में विजिट करेगा, ऐसे मान लो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ऐसे। तो अब हम कहेंगे हीट ऑफ सोल्यूशन में 2 बातें होंगी, एक हीट ऑफ हाइड्रेशन, परिवार से मिलना, फिर हीट ऑफ डिसोल्यूशन। अब भूल जाओ, क्लियर, लेकिन हीट ऑफ हाइड्रेशन होना नेसेसरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब यहां एक चीज और समझने की है, ये जब भी होगा ना तो तुम्हें हीट मिलेगी। आई बात समझ में, किसी को उसकी फैमिली से ही मिलाओगे तो दुआएं तो देगा ना, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक, वो तुम्हें हीट देगा हर हाल में। आई बात समझ में। अब यहाँ हीट ऑफ डिसोल्यूशन में इतना कोई पड़ी नहीं है, हो सकता है दे, हो सकता है ना दे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पानी में घोलते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें पानी में घोलते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। जैसे पानी में चूना घोल दो तो पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, है ना, और कोई कंपाउंड घोल दो तो फिर पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। डिपेंड करता है एक्सो है या एंडो है, तो वो हम कहेंगे चलो वो तो कैलकुलेटिव पार्ट है, डेटा बेस्ड है, आप कौन सा कंपाउंड लाए हम कैलकुलेशन से बताएंगे, लेकिन ये हमें ध्यान रखना, ये तो हमें मिलेगा। अगर इसको अपनी फैमिली से प्यार है, ये पहले अपनी फैमिली से मिलेगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन बनेगी, दैट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये मिलने वाली है हीट। क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ोगे तो न्यूमेरिकल बैठेगा ही नहीं, क्या उलझ जाओगे, अरे हाइड्रेशन कौन सा है, डिसोल्यूशन, 3 हीट है, एक डिसोल्यूशन, एक हाइड्रेशन और एक हीट ऑफ सोल्यूशन। पढ़ने में बहुत ईजी लग रहा है, कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे ना तो गलती करोगे ही नहीं। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब हीट ऑफ सोल्यूशन, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड और एब्जॉर्ब, हमें क्या पता मिलेगी, गारंटी थोड़ा है, मिल भी सकती है और हो सकता है आपसे मांग ले, है ना। व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, लार्ज इसलिए कि अब बहुत पानी बने, बाढ़ आई हुई है तो वो सारे आयंस क्या हो जाएंगे,
अलग हो जाएगा। लेकिन कम मिलाओगे तो फिर तो हाइड्रेटेड फॉर्म में आएगा। अगर मैं कॉपर सल्फेट को सिर्फ 5 वाटर मॉलिक्यूल दूंगी तो ब्लू वाइट्रल बन जाएगा, और पानी दूंगी तो घुलेगा ना, तो डिसोल्यूशन होगा ना, अदरवाइज कैसे। तो मैं एक्सेस में घोलने की बात कर रही हूं अगर मैं हीट ऑफ सोल्यूशन बढ़ा रही हूँ, विलयन की ऊष्मा। आई बात समझ में। अब हम कहेंगे ठीक है चलो, अब मान लो जैसे मेरे पास कॉपर सल्फेट सॉलिड था और मैंने एक्सेस वाटर मिला लिया, तो ये कॉपर सल्फेट एक्वस बन गया, तो ये हीट ऑफ सोल्यूशन है। अब कॉपर सल्फेट .5H2 ये था, इसको भी मैंने एक्सेस वाटर में मिला दिया, तो ये भी क्या बना रहा है, कॉपर सल्फेट एक्वस। तो ये चीज भी हीट ऑफ सोल्यूशन है, ये चीज भी हीट ऑफ सोल्यूशन है। लेकिन इसमें 2 प्रोसेस जुड़े हुए, पहले अपनी फैमिली बनाएगा, फैमिली से मिलेगा, फिर घुल जाएगा। ये फैमिली के साथ, अब इसका काम क्या है, सिर्फ घुलना। आई बात समझ में। तो यहाँ दोनों जगह डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट। सिर्फ प्रोडक्ट देख के डिसाइड नहीं करोगे, वो कहेगा देखो इसका हीट ऑफ सोल्यूशन एक्स है, इसका हीट ऑफ सोल्यूशन वाई है, रिलेशन बताओ। तुम रिलेशन नहीं बता सकते, लेकिन मुझे इतना पता है एक्स विल नॉट इक्वल टू वाई, एक्स और वाई की वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहले हीट ऑफ हाइड्रेशन, फिर हीट ऑफ डिसोल्यूशन। उसमें भी पक्का है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो नेगेटिव है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, हीट ऑफ डिसोल्यूशन। हाइड्रेशन तो है ही, क्लियर है ना। अब देखो आगे, अगर मेरे पास कोई एनहाइड्रस सॉल्ट है, निर्जल, एनहाइड्रस मतलब जब लिखते हैं ना एनहाइड्रस AlCl3, निर्जल। निर्जल इसलिए लेते हैं क्योंकि हो सकता है वो वाटर मॉलिक्यूल पकड़ता हो, नमक को तो नहीं लिखते एनहाइड्रस, क्योंकि नमक वाटर मॉलिक्यूल पकड़ता ही नहीं। लेकिन जब आप AlCl3 लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, एनहाइड्रस AlCl3, क्योंकि वो .2H2 पकड़ लेते। कॉपर सल्फेट लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा एनहाइड्रस CuSO4, तो हम मानेंगे अच्छा इसके 5 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ नहीं है। इतनी बात क्लियर। तो मेरे पास कोई एनहाइड्रस सॉल्ट था, उसको मैं पानी में घोलूंगी तो सबसे पहले वो क्या करेगा, हाइड्रेटेड फॉर्म में आएगा, वो .H2O बनाएगा, क्लियर है। और अब वो जो एनर्जी चेंज होगा दैट विल बी हीट ऑफ हाइड्रेशन, और उसकी मैं गारंटी लेती हूँ कि वो हमेशा क्या होगा, एक्सोथर्मिक, वो मिलेगी हर बार, क्लियर है। हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑलवेज नेगेटिव, मिल जाएगी एनर्जी, ओके। अब वो हाइड्रेटेड फॉर्म को मैं और पानी में घोलूं, एक्सेस ऑफ वाटर है, तो वो क्या करेगा, एक्व सोल्यूशन बनाएगा, और जो एनर्जी चेंजेस होंगे दैट विल बी हीट ऑफ सोल्यूशन। अब इसमें कोई गारंटी नहीं, मिल भी सकती है और देनी भी पड़ सकती है, मतलब मे बी एक्सो मे बी एंडो, हम कुछ कह नहीं सकते, क्लियर है। अब ये कह रहा है कि जैसे तुम्हारे पास कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस था, पहले वाटर में गया तो पहले क्या बनाएगा, अपना हाइड्रेटेड फॉर्म CuSO4.5H2, तो ये अपनी हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, ठीक है। और फिर वो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट एक्वस, तो ये एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन, और दोनों को मिला दूं तो हीट ऑफ सोल्यूशन। आई बात समझ में। अब ये कह रहा है कि जैसे देखो आयनिक कंपाउंड NaCl KCl, तो ये तो हाइड्रेटेड फॉर्म लाते ही नहीं, तो फिर इनका हीट ऑफ हाइड्रेशन 0 कर देना, है ना। और अगर मैं इनको पानी में घोलूं तो ये याद रखना है कि एनर्जी क्या होती है, देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक, थोड़ा सा पानी से हीट चुरा लेते हैं जब पानी में नमक घोलते हैं, KCl घोलते हैं, उनको फील नहीं होता क्योंकि बहुत कम अमाउंट में चेंजेस आता है, इसलिए, ठीक है। समझ में आ गई तीसरी बात। अब हीट ऑफ सोल्यूशन में मैं कह दूं 2 चीजें ऐड कर दूं, एक हीट ऑफ डिसोल्यूशन और एक हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब एनहाइड्रेट्स फॉर्म से कहाँ आए, हाइड्रेटेड फॉर्म में आए, क्लियर। और फिर एनहाइड्रेट से हाइड्रेटेड फॉर्म में आ गए, फिर एक्सेस वाटर में जाओगे तो क्या हो जाओगे, आयोनाइज्ड। इसमें हीट ऑफ डिसोल्यूशन, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब मेरे हिसाब से पक्का हो गया, 3-4 बार बता दिया, क्लियर है, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया, ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल देखो, देखो 1 मोल एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, इसको एक्सेस ऑफ वाटर में घोला, है ना, हीट कितनी मिली, माइनस का 66.4 किलो जूल हीट इज इवॉल्व। अब इसको लिखना कैसे है, उसी के नंबर है, ठीक है। देखो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, ठीक है, मतलब कॉपर सल्फेट सॉलिड है, ठीक है। तुमने इसको एक्सेस ऑफ वाटर में घोला तो जाते ही थोड़ा तो पानी से मिल जाएगा। पहले इसका काम है, मैं 5 वाटर लूंगा अपने, पहले अपनी फैमिली को देखूंगा, तो सबसे पहले तो ये 5 वाटर लेगा, ठीक है। फिर ये एक्वस लेगा, क्योंकि आपने तो एक्सेस लिखा है तो मुझे लेना ही पड़ेगा, तो मैं कहूँगी हाँ, फिर और पानी ले लेगा और ये बना लेगा CuSO4 एक्वस,
अगर इस इक्वेशन को ऐसे नहीं लिखा तो ये कभी सॉल्व नहीं हो। क्लियर? पहले ये पानी में गया, अपने लोगों से मिला, फिर बाकी में मिला, और फिर क्या हो गया, मिक्स हो गया। ठीक है, और यहाँ जो डेल्टा एच है वो कितना आ रहा है, माइनस का 66.4 किलो जूल। कोई डाउट है क्या? जो बोला उसको मैंने इक्वेशन बना के लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि नहीं, 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, इसको भी घोला, घोल कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, मतलब समझे, एक हीट गायब कर रखी है। यहाँ तो 2 हीट इन्वॉल्व थी, यहाँ पे एक हीट गायब है, हीट ऑफ हाइड्रेशन तो है ही नहीं, वो तो पहले ही आ चुकी। इसको इसने पानी में घोला, ठीक है, और यहाँ हुआ कॉपर सल्फेट एक्वस, और हीट चेंज देखो बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है। कितना आ रहा है? अब ये कह रहा है कि आपको जो हीट मिली है वो कितनी है, माइनस का प्लस का 11.7, ठीक है भाई, 11.7 किलो जूल। ठीक है, अब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस निकालो। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब डॉट 5H2 बना। ठीक है, मेरे पास इक्वेशन 1 है, मेरे पास इक्वेशन 2 है, तुम्हें ये देखना है कि पूछ क्या रहा है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन मतलब कॉपर सल्फेट सॉलिड, और कितने वाटर उठाएगा, 5। ठीक है, पता क्या चलेगा, तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कितने वाटर उठा रहा है ना ये। तो कॉपर सल्फेट प्लस 5 वाटर, आंसर क्या है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, और ये डेल्टा एच मुझे कैलकुलेट करना है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तो अब मुझे बताओ कि कॉपर सल्फेट सॉलिड मुझे लेफ्ट में चाहिए, तो वो तो पड़ा ही है ना। अब राइट में मुझे कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O चाहिए, कौन सी इक्वेशन में, सेकंड में, लेकिन सेकंड में लेफ्ट में, मुझे कहाँ चाहिए, राइट में। तो इस इक्वेशन को घुमाओ, इक्वेशन घुमाओ मतलब -1 से मल्टीप्लाई करो, सही। और अगर मैं इसको घुमा दूंगी तो कॉपर सल्फेट एक्वस कट जाएगा, मुझे कहीं चाहिए भी नहीं, सही है। फिर ये एक्वस कट जाएगा, घूम दे ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो वैसे भी मुझे कहीं पे एक्वस नहीं चाहिए। तो डेल्टा एच फाइंड करना है ना, या डेल्टा H3 लिख दूं, ठीक है, ये डेल्टा H1, ये डेल्टा H2। तो डेल्टा H3 फाइंड करना है, तो डेल्टा H1 तो ठीक है, लेकिन ये डेल्टा H2 को पलटना है, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, सही। अब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है, माइनस का 66.4 और माइनस का 11.7 जोड़ लो, 67, 77, 78 और 78.1, तो आंसर है तुम्हारा माइनस का 78.1, माइनस का, सही है, समझ में आ गया। अब तुम अगर थियोरी नहीं पढ़ी होती तो ये नहीं कर पाते, कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा होता तो तुम ये कितना भी मैनिपुलेट करो नहीं बनेगा, क्लियर। इसलिए इसकी थियोरी मैंने तुम्हें 4 बार बताई है कि देखो ऐसे करना, नहीं तो बनेगा नहीं। नेक्स्ट देखो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज मिनिमम, फोर्थ वाले में देखो, पहला क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो हाईएस्ट मिलेगी 13.6 माइनस का। फिर ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक, 13.6 से कम है। ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये भी 13.6 से कम है। अब डेटा तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती, लेकिन यहाँ ये वीक एसिड है, ये वीक बेस है, मतलब खर्चा डबल होगा। 13.6 में से कुछ तो जाएगी भाई, तुम आयोनाइज्ड हो, कुछ जाएगी तुम आयोनाइज्ड हो, तो फिर तो मेरा बहुत लॉस हो जाएगा। तो मिनिमम कहाँ मिलेगी, ऑप्शन 4, वीक एसिड वीक बेस के केस में। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देखो, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड when 1 mole of NH4OH reacts with 1 mole of HCl, तो NH4OH और HCl, देखो HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NH4OH क्या है, वीक, तो 13.6 तो आंसर नहीं है, उससे कम है ना। लिबरेटेड मतलब माइनस तो हो ही गया, तो क्या लिखूं, थर्ड ऑप्शन, लेस देन माइनस का 13.7, आगे बात समझ, 13.67 कोई वो नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट तुम्हारे पास, अच्छा ये सॉल्व ही किया है, देखो
HIN और OHIN मिलके वाटर बना रहे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पता ही है, 13.7 होता है। फिर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ H2SO4 विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, अब स्ट्रॉन्ग बेस है ना, मोनो बेसिक है, डाई बेसिक है, कुछ दिए ही नहीं, वैसे तो इसको देना चाहिए। मान लो बेस भी जो है वो तुम्हारे 2 OHIN देता हो, ठीक है। या चलो एक बार हम मान लेते हैं भाई स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है पता नहीं, सामने कौन है H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। लेकिन मुझे तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स चाहिए, है ना, मान लो सामने वाले के बारे में कुछ नहीं पता है, तो इसके तो मुझे ग्राम इक्विवेलेंट्स चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, है ना, या ग्राम मोल जो भी है, कितना है आपके पास 1 ग्राम मोल है, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये 2 आ गया। तो मेरा आंसर 13.6 से क्या है, डबल। तो हमारे पास हो जाएगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन माइनस 13.6 इंटू 2, तो 27.2 और 7 ले लो तो 4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना। इसने जो सॉल्व किया है वो 13.7 से सॉल्व किया है। नेक्स्ट देखो, what would be amount of heat released when an aqueous solution containing 0.5 mole HNO3 mixed with 0.3 mole of OH minus। ठीक है, अब देखो एक तरफ तो है HNO3 और सामने इसके कौन है, बेस OH माइनस, है ना। अब HNO3 के लिए नॉर्मेलिटी मोलरिटी सेम है ना, तो 0.5 मोल बोलो चाहे 0.5 इक्विवेलेंस बोलो, क्या ही फर्क पड़ना है, एक ही बात है। और उधर तो OH माइनस ही अकेला सिंगल है ना। तो ये तो है 0.3 इक्विवेलेंस, चाहे ग्राम इक्विवेलेंट उसमें फर्क नहीं आएगा। और ये कितना है 0.5 इक्विवेलेंट, तो हम कहेंगे 0.3 पे 0.3 तो खत्म हो जाएगा, रिमेनिंग कितना होगा 0.2। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या हुआ, एसिडिक, है ना। फाइनल सॉल्यूशन में क्या पड़ा, HNO3 कितना पड़ा है 0.2, तो इक्विवेलेंस आ गया, pH निकाल सकते हो, सही। और फिलहाल हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.7 या 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 0.3 से, तो हम कहेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब ऑप्शंस किलो जूल में, तो किलो जूल में कितनी थी 57.2 मल्टीप्लाई विद 0.2, ठीक है, हाँ सॉरी 0.3 इक्विवेलेंस है ना, तो 0.3। अब बताओ सॉल्व कर लो, 2 15 और 2 17, बोलो 17.16 है, हाँ तो थर्ड ऑप्शन आपके पास। क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं यहाँ तक भी। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 20 ml of 0.5 m NaOH mixed with 100 ml of 0.1 m HCl is x kilojoule. Heat of neutralization in kilojoule, ठीक है। अब देखो एक तो है NaOH, एक है HCl, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी बराबर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट है NaOH का कितना है 20 इंटू 0.5 मिली इक्विवेलेंट, है ना। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में रख रहे हैं हम, ml में, तो मिली इक्विवेलेंट है, तो 20 इंटू 0.5 कितना हुआ 10, तो ये 10 मिली इक्विवेलेंट है, ठीक है। और HCl में कितना है 0.1 इंटू 100, ठीक है। तो इसके भी मिली इक्विवेलेंट कितने 10 ही हैं, 10 मिली इक्विवेलेंट, और यहाँ पे भी क्या है 10 मिली इक्विवेलेंट। अब मैं कहूँ रिजल्टेंट सॉल्यूशन की pH कितनी होगी 7, क्योंकि 10 को खत्म कर देगा। न्यूट्रल, एग्जैक्ट न्यूट्रल पे pH कितना होता है 7, सही है। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन कंप्लीटली न्यूट्रल है, pH उसका 7 है। फिलहाल मुझे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अच्छा वो भी बतानी नहीं है, ये कह रहा है कि यहाँ हीट ऑफ न्यूट्रल, ये इस रिएक्शन में हीट कितनी मिली है x किलोजूल, आई बात समझ में। और मुझे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बतानी, अब मेरे हिसाब से तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 1 ग्राम इक्विवेलेंट पे होता है या 1 इक्विवेलेंट पे होता है। आप तो मिली इक्विवेलेंट है, पहले तो इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करो,
क्या करूं, मिली हटाने के लिए 1000 से डिवाइड, तो ये तो 0.01 है, ये 0.0 इक्वलेंट है ना, और ये भी कितना हुआ 0.0 इक्वलेंस, ठीक है। तो अब तुम देखो 0.01 इक्वलेंट, ठीक है, इस पे हीट कितनी मिल रही है, 0.01 इक्वलेंट पे हीट कितनी मिल रही है, x, क्या नहीं, आपने बोला ना इन दोनों के न्यूट्रलाइजेशन पे हीट कितनी मिल रही है, x, ठीक है। तो मुझे किस पे चाहिए, एक इक्वलेंट, तो एक इक्वलेंट पे हीट कितनी मिलेगी, क्या करूं, डिवाइड करूं कि मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड, है ना। मान लो 10 पे x है, तो एक पे कितना है 10 अपॉन x अपॉन 10 हुआ ना, तो मुझे वो 0.01 पे मिल रही है, मुझे 1 करना है। अब तुम सोचो इसको 1 कैसे करूंगी, इसको 1 कैसे करूंगी, 100 से मल्टीप्लाई करूंगी ना, तभी तो 1 बनेगा। तो उधर भी क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो वो बनेगा आपका x डिवाइडेड बाय 0.01, आंसर कितना हुआ 100x। तो यहाँ आपका आंसर है 100। अच्छा माइनस भी लिखूं, क्योंकि हीट और न्यूट्रलाइजेशन तो मिलने का ही काम है, हमेशा मिलती है हीट, तो 100x नेगेटिव, सही है। ये लास्ट है शायद, हाँ क्लियर। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पूरा आ गया तुम्हें। अब एक क्वेश्चन फंसेगा हीट ऑफ आयोनाइजेशन का, उसमें मैंने तुम्हें बता दिया था वैसे, है ना। मान लो तुम्हें कह रहा है कि भाई देखो HCl है, ठीक है, प्लस NH4OH है ना, इसका भी 1 ग्राम इक्वलेंट, इसका भी 1 ग्राम इक्वलेंट है, तो हम कहेंगे ठीक है 1 ग्राम इक्वलेंट है, और इधर भी 1 ग्राम इक्वलेंट है। और आपको कह रहा है कि भाई जो हमारी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आई ना, वो आई माइनस का 10.4 किलो कैलोरी, हीट ऑफ आयोनाइजेशन विल बी। अब तुम चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, और तुम चाहो तो डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो। मिली कितनी है 10.4, कितनी मिलनी चाहिए थी 13. तो झोल कितने का है 3.2, 13 मिलनी चाहिए थी 10 से, तो 3 तो ये हो गया, और 0.6 की जगह कितनी है 0.4, तो झोल कितने का है 3.2। झोल मतलब कि बीच में कोई कमीशन खा जाता है ना वैसे, तो हम कहेंगे हाँ बीच में जो गैप आ रहा है वो 3.2, और वो खर्चा हो गया, वो चीज़ मुझे मिलनी थी उल्टा हमसे ले ली गई, है ना। तो हीट ऑफ आयोनाइजेशन अगर मैं सीधा लिख दूँ बिना कैलकुलेशन 3.2 किलो कैलोरी, तो क्या मैं सही कह रही हूँ, प्लस लिखोगे कि माइनस, क्योंकि अगर सॉल्व करने बैठोगे ना तो सॉल्व करने का तरीका तो है, पर उसमें क्या होगा साइन का गड़बड़ कर देते बच्चे, कि माइनस कर देता हूँ, तो माइनस कैसे करोगे। हीट ऑफ आयोनाइजेशन मतलब कि भाई ये थोड़ा वीक था, है ना, अब इसको हमने आयोनाइज करवाने के लिए थोड़ा खर्चा किया, तो जब आप एनर्जी देते हो तो सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो पॉजिटिव होगा ना, तो जो खर्चा है वो तो प्लस दिखाओगे ना। तो आप डायरेक्ट कर लेना, आपका जो गैप लगे कि मेरा मार्जिन का ये गैप इतना आ रहा है, उस गैप का साइन चेंज करके हीट ऑफ आयोनाइजेशन बता दे। कुछ सेल कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, उस कॉन्सेप्ट बिठा लो तो बन जाएगा। क्लियर है, चलो।